हेलो एवरीवन, आई एम अभिमन्यु कालरा, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज हम बात करने वाले हैं एनआरआई टैक्सेशन के ऊपर। एनआरआई टैक्सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि क्या हम एक नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि इसको क्लासीफाई किस तरीके से किया जाता है। एक इंडिविजुअल को इनकम टैक्स एक्ट में दो मेजर हेड्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रेसिडेंट और दूसरा है नॉन रेसिडेंट इंडियन। रेसिडेंट के अंदर भी दो सब क्लासिफिकेशंस है, जिसका नाम है ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरे का नाम है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसे हम आरओआर या आरएनओआर कहते हैं। अब देखते हैं कि इसे किस बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहली कंडीशन ये चेक की जाती है कि उस फाइनेंशियल ईयर में वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा अगर वो इंडिया में रहे हैं तो हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे एज अ रेसिडेंट। अगर वो ये कंडीशन नहीं फुलफिल करते हैं तो एक सेकेंड कंडीशन है जिस पे हम उनका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो कंडीशन ये है कि अगर आप इंडिया में उस फाइनेंशियल ईयर में आप 60 डेज या उससे ज़्यादा रहे हुए हैं और पिछले इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो 4 साल हैं उसमें टोटल में आप इंडिया में 365 डेज रहे हुए हैं, अगर ये आप दोनों चीज़ फुलफिल करते हैं तो आपको एक रेसिडेंट क्लासीफाई किया जाएगा। इस कंडीशन के 3 एक्सेप्शंस हैं, जिसमें पहला एक्सेप्शन ये है कि इंडियन सिटीजन और एन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया विजिट कर रहे हैं। दूसरा है इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड मेड बी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एंड तीसरा इज इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रूज शिप। ये तीनों एक्सेप्शंस है, तो अगर ये तीनों एक्सेप्शंस जो इन्हें हम सीधा नॉन रेसिडेंट क्लासीफाई कर देंगे। जब हम रेसिडेंट की बात करते हैं उसमें दो सब क्लासिफिकेशन है, आरओआर और आरएनओआर। आरओआर क्लासीफाई होने के लिए आपको दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, जिसमें पहली कंडीशन ये है कि पिछले 10 साल में से 2 साल आपको एक रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, और एंड वो टोटलिटी में पिछले 7 साल में इंडिया में 729 डेज या इससे ज़्यादा वो रहे हैं। ये दोनों कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको क्लासीफाई किया जाएगा एज अ आरओआर। इन दोनों में से अगर एक भी कोई भी कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको क्लासीफाई किया जाएगा एज एन आरएन ओ आर। एक बहुत मेजर अमेंडमेंट जो फाइनेंस एक्ट 2020 में आया है इज एप्लीकेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021। जो 182 डेज जो पहली बेसिक कंडीशन थी क्लासिफिकेशन के लिए, वो कुछ पर्टिकुलर पीपल के लिए जो इंडियन सिटीजन्स है या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनके लिए वो 182 डेज की जो लिमिट है वो कम करके 120 डेज कर दी है, जिनकी इंडियन इनकम इज एक्सीडिंग ₹15 lakhs, राइट। दूसरा एक मेजर चेंज जो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आया इज द कंसेप्ट ऑफ डीम्ड रेसिडेंसी। ये उन लोगों के लिए है जो ना इंडिया में टैक्स भरते हैं ना फॉर सम अदर रीजन दूसरी कंट्री में भी टैक्स भरते हैं, तो और अगर उनकी इंडियन इनकम टोटलिटी में 15 lakhs या उससे ज़्यादा है तो उनको टोटल इनकम पे जो टैक्स है वो इंडिया में दिया जाएगा, क्योंकि वो इंडियन रेसिडेंट माने जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कौन इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम किन किन के हाथ में कैसे टैक्स होती है। तो वेरी फर्स्ट थिंग, इंडियन इनकम जो है वो आरओआर, आरएनओआर और एनआरआई तीनों के हाथ में टैक्सेबल रहेगी। जब हम फॉरेन इनकम की बात करें तो इफ बिजनेस और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया एंड इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो आरओआर के हाथ में भी टैक्स होगी, आरएनओआर के हाथ में भी टैक्स होगी और एनआरआई के हाथ में भी टैक्स होगी। अब स्पेसिफिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एन एनआरआई, कौन कौन सी इनकम है जो उनके हाथ में टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम है जो उनके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। पहला देखते हैं इनकम अर्नड इन इंडिया। जो पैसा उन्होंने इंडिया में कमाया वो तो टैक्सेबल होगी ही। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये माना जाएगा, डीम किया जाएगा कि जो इनकम है अक्रू या अराइज इंडिया में हुई है तो वो भी टैक्सेबल होगी। तीसरा है इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया बट इज रिसीव्ड इन इंडिया, तब भी एनआरआई को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और ऐसी कोई इनकम जो बाहरी कमाई और बाहरी रिसीव है उस पर एनआरआई को इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, राइट। अब अगर हम सैलरी की बात करें इन रिगार्ड्स ऑफ एन एनआरआई, उनकी दो मेजर टाइप्स ऑफ सैलरी रहती है। एक तो इज रिसीव्ड इन इंडिया और इट इज़ डीम्ड कि उन्हें इंडिया में मिला है। दूसरा वो अक्रू और अराइज इंडिया में होते हैं या डीम कर लेते हैं कि कुछ कंडीशंस है कि हम डीम कर लेते हैं कि वो इनकम जो है अक्रू और अराइज इंडिया में हो रही है, तो वो सैलरी के हेड के अंदर एनआरआई के हाथ में टैक्स होगी। दूसरी, जब हम बात करें हाउस प्रॉपर्टी के लिए, तो अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी के जो नॉर्मल कंडीशंस रहती हैं जो एक आरओआर के लिए एप्लीकेबल है, सेम कंडीशंस आर एप्लीकेबल टू एन एनआरआई ऑल्सो, और उस बेसिस पे उनका टैक्सेशन किया जाएगा। नाउ आई एम कमिंग टू कैपिटल गेन्स, जिसमें हम स्पेशली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में देखेंगे। स्पेशली जो एनआरआईज इन्वेस्ट करते हैं इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट एंड जिसपे एसटीटी भरा जाता है, तो उनको एनआरआईज को उसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा
फ़ायदा नहीं मिलता है, उन्हें चैप्टर 6A के डिडक्शन उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए नहीं मिलेंगे और उस पर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल रहेगा दैट विल बी 15%। इसके अलावा जो भी आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है, उसका जो नॉर्मल सिनारियो है उसी तरीके से उनका कैलकुलेशन किया जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि मेरी इनकम 2 बार टैक्स हो रही है, मैं इंडिया में भी टैक्स भर रहा हूँ और दूसरी कंट्री में भी टैक्स भर रहा हूँ, तो द आंसर टू दिस इज DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज अ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट? इट इज अ ट्रीटी दैट इज साइंड बिटवीन इंडिया एंड सब अदर कंट्री, जो आपको टैक्स, अगर कोई इनकम पे 2 बार टैक्स दिया जा रहा है तो उसका बेनिफिट दिया जाता है। ये बेनिफिट्स किस तरीके से DTAA से पास ऑन होते हैं? पहला इज कि आप जो इनकम है उस पर 2 बार टैक्स नहीं भरते हैं। दूसरा, ऐसा भी आप उसमें कंडीशन है कि आप आपका जो TDS है या विथहोल्डिंग ऑफ टैक्स है वो आप कम करा सकते हैं। तीसरा, आपने जो टैक्स भर दिया है उसका आप क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं। और आखिरी में आप टैक्सेस से एग्जेम्पशन ले सकते हैं एज पर DTA इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कंट्री डिफर करती है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन NRI से रिलेटेड चाहिए, you can just mail us or send your query. Also, please do like, share and comment on our video, and also subscribe to our channel. This is Abhimanyu Kalra signing off. Thank you so much.